सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एनिमे एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल के ऊपर। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि उसके 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हो। क्या मैं इस चैनल के ऊपर पहली बार आया हूँ? जिस तरीके से बोल रहा था मुझे तो लगा कि उसके 1-2 मिलियन तो होंगे ही है। क्या बात कर रहे हो, इसकी तो अभी एक वीडियो वायरल नहीं हुई। पता नहीं आखिर अपने आप को समझता क्या है। अरे क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? कोई बात नहीं होता, आर्मी दिखा दो अपनी पावर, करवा दो इस वीडियो को वायरल, और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना जिस वजह से यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन कम ना हो, और कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो, जिससे कि मेरा भी मन बना रहे ऐसे वीडियोस को लाने के लिए। तो फिर चलो कोई बात नहीं, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन ज्यादा बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। इसके आगे के सारे एपिसोड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। अब हमें यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अगले दिन स्कूल फेस्टिवल को देखने के लिए अमन के पेरेंट्स भी आ रखे होते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि वो अमन से ज्यादा तो माहिर से मिलना चाहते थे, बल्कि अमन तो यहाँ पर चाहता भी नहीं था कि ये दोनों यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए, क्योंकि उसे भी पता है कि वो यहाँ पर उससे मिलने नहीं आ रहे बल्कि माहिर से मिलने के लिए आ रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर स्कूल में किसी के भी पेरेंट्स नहीं आने वाले थे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर अमन की मम को माहिर को देखना ही था कि आखिर वो मेड ड्रेस के अंदर कैसी लगती है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर ये लोग यहाँ पर इत्सुकी और चितोसे से मिलते हैं, और यहाँ पर पहली ही मुलाकात में यहाँ पर अमन की मम और चितोसे तो बिल्कुल जिगरी दोस्ती बन जाते हैं, मानो कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। और वो दोनों ही यहाँ पर माहिर के बारे में बातें किए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर इत्सुकी से अमन के डैड मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे थैंक्स कह रहे होते हैं उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इत्सुकी एक ऐसा इंसान था जो कि अमन का सबसे पहला दोस्त बना था। लेकिन यहाँ पर इत्सुकी कह रहा होता है कि आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमन भी मेरा उतना ही ख्याल रखता है। और हाँ, वैसे भी वो काफी मैच्योर और समझदार है। लेकिन तभी यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर इत्सुकी के डैड भी आ जाते हैं, जो देखकर तो यहाँ पर इत्सुकी के होश ही उड़ जाते हैं। मतलब कि उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो यहाँ पर उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो यहाँ पर सीधा ही चितोसे से कह रहा होता है कि चलो लंच का टाइम हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा ही उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। जो देखकर तो यहाँ पर अमन के मम डैड काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये लोग यहाँ से क्यों भाग गए अचानक से। अभी अभी तो ये लोग हमसे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर ये सारी बातों के बीच में उसके डैड आते हैं और फिर कहते हैं कि शायद से वो मुझसे डरकर भाग गया। फिर यहाँ पर अम्मा ने अपने पेरेंट्स को बता रहा होता है कि ये है इत्सुकी के फादर। जिसके बाद यहाँ पर अम्मा के डैड और इत्सुकी के डैड दोनों ही आपस में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर दोनों ही काफी रिस्पेक्टफुल एक दूसरे से बात कर रहे थे। और यहाँ तक इत्सुकी के डैड तो ये भी कह रहे होते हैं कि आपका बेटा सच में काफी समझदार है, वैसे भी इतनी कम एज में इतना मैच्योर होना सच में ये काफी बड़ी बात है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन सके। तब यहाँ पर अम्मा के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर आपका बेटा आपको ऐसे देखकर क्यों भाग गया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज उन्हें काफी अजीब लगी थी कि आखिर कोई अपने फादर को देखकर ऐसे कैसे भाग सकता है। फिर वो उनसे वापस से पूछ रहे होते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही तो है ना। तब उसके लिए यहाँ पर उन्हें समझा रहे होते हैं कि शायद उसे ऐसा लगा होगा कि मैं सभी के सामने यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ ना कुछ खरी खोटी सुरा दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी काफी बार उसकी बुराई कर चुका हूँ। तो शायद से इसी वजह से वो नहीं चाहता कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी रहूँ, क्योंकि मैं सीधा ही उनकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो भी माहिरों की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं कि शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हैं। जिसके बाद यहाँ पर अमन की मम्मी भी कह रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों ही ना हो, माहिरो वैसे भी काफी अच्छी है, और वैसे भी ये फ्यूचर में हमारी बहू बनने वाली है, तो इस वजह से काफी अच्छा रहेगा कि अगर हम इसे काफी अच्छे तरीके से अभी से ट्रीट करें। तो मैं माहिरो से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपने बेटे से करती हूँ। तब यहाँ पर इत्सुकी के डैड भी कह रहे होते हैं ये सुनकर कि हाँ वैसे काफी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि माहिरो और चितोसे के अंदर काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि माहिरो काफी समझदार है, पोलाइट है, और उसे पता है कि आखिर कहाँ पर कैसे बिहेव करा जाता है। लेकिन मेरा बेटा आपके बेटे की तरह काफी समझदार नहीं है, उसे बिल्कुल भी लड़कियों की समझ नहीं है। वो किसी ऐसी लड़की को डेट कर रहा है जिसका तमीज के साथ दूर दूर का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हमारे घर की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी वो लड़की उसे बर्बाद कर रही है। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर आपके बेटे में और मेरे बेटे में कितना डिफरेंस है। तभी यहाँ पर उसकी मम्मी यहाँ पर कह रही होती है आखिर उसके अंदर क्या कमी है। वैसे तो मैं भी चितोसे से मिली हूँ और मुझे तो लगा कि वो काफी अच्छी लड़की है, वैसे भी वो तो मुझसे मिलते ही काफी ज्यादा घुल मिल गई थी, और वैसे देखकर तो लगता ही है कि वो आपके बेटे से काफी प्यार भी करती है। तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तब यहाँ पर अमाने के डैड भी उसे समझाते हुए कह रहे होते हैं कि आपको भी अपने बेटे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो किस लड़की को पसंद करता है वो बिल्कुल उसके ऊपर ही है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप उसके डैड हैं और आपको भी अपने बेटे की परवाह है, लेकिन अगर आप ऐसे ही उसके ऊपर फोर्स करते रहेंगे तो वो ऐसे ही कर आपसे काफी दूर चला जाएगा। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उन्होंने भी बीच में कह रहा होता है कि मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि चितोसे काफी बदतमीज और बहुत ज्यादा मुंह चलाने वाली लड़की है, और हाँ शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा करता था, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना चाहिए कि वो इत्सुकी के लिए कितनी मेहनत कर रही है, यहाँ तक कि वो तो उसके साथ रहने के लिए पढ़ने तक तैयार हो जाती है। मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप शांति से जाकर एक बार उससे मिले, तो आप भी यहाँ पर समझ पाएंगे कि आखिर वो कैसी है, और वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि आपको लगता है। और ये सुनकर तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इत्सुकी के डैड काफी शौक होते हैं, और वो कहती कि आखिर वो लड़की कैसी है और कैसी नहीं। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी लोगों की बातों सुनकर मुझे लगता है कि मेरा बेटा सही रास्ते पर ही चलेगा। और
और जैसे कि तुम मेरे बेटे के साथी हो तो ऐसे ही तुम मेरे बेटे का ख्याल रखते ही रहना। और इतना कहने के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देख ही सकते हैं, यहाँ पर माहिर और अमाने दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो लोग यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर इसी के डैड चितोसे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ पर अमाने समझ सकता है कि वो काफी अमीर परिवार से हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली का नाम नीचे न डूबे, लेकिन फिर भी अपने बेटे को फोर्स करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर माहिर ये सुनकर कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके डैड पूरी तरीके से गलत हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि उनका तरीका गलत है कि वो अपने बेटे को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो इसी वजह से कर रहे हैं ऐसा क्योंकि अपने बेटे की उन्हें परवाह है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा लाइफ में कुछ अच्छा करे और किसी गलत रास्ते के ऊपर न भटक जाए। हाँ, उनका तरीका तो गलत है, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर माहिर ऐसा इसी वजह से बोल रही है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कभी भी माहिर की परवाह नहीं की कि आखिर वो किसे डेट करती है, किसके साथ घूमती है और क्या खाती है। उन्हें कभी भी ये सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर चाहे हमें यहाँ पर के डैड ऐसे देखने में काफी बुरे लगे, लेकिन यहाँ पर माहिर के लिए इतना भी काफी होता क्योंकि माहिर को तो कभी भी कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बातें करने के बाद ये लोग यहाँ पर वापस से मेड कैफे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर उसकी मम तो माहिर को देखकर काफी खुश होती है, यहाँ तक कि वो तो उसे सीधा ही पकड़कर बैठी जाती है, जो देखकर यहाँ पर अमा ने भी अपनी मम को हटा देता है और कहता है कि आप ऐसे किसी भी मेड को नहीं छू सकते। लेकिन आखिर यहाँ पर उसकी मम भी यहाँ पर उसकी कैसे ही सुनने वाली थी और वो कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, तो इसी वजह से तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब अमा ने यहाँ पर उन्हें समझ रहा होता है कि अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो इस वजह से आपकी बेटी नहीं हो सकती। और फिर यहाँ पर कहीं जाकर उसकी मम पीछे हटती है और वहीं पर यहाँ पर यूता भी आ जाता है, जहाँ पर यूता भी अमाने की मम को देखकर उनकी तारीफ कर रहा होता है, इतना ज्यादा कि बाद में यहाँ पर अमाने को खुद में ही पीछे आना पड़ता है यहाँ से यूता को हटाने के लिए। फिर यहाँ पर ऐसे ये लोग सभी लोग साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं और फिर लास्ट में यहाँ पर फेस्टिवल के खत्म होने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पर काफी अच्छा हुआ था। और यहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर गाना गाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और यहाँ पर खाना भी खाते हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग के साथ एंजॉय करने के बाद इत्सुकी और अमा ने थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर अमा ने भी फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हारे डैड चितोसे के अगेंस्ट क्यों हैं, वो चितोसे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। और मैं आज यही चीज को लेकर माहिरू से बात कर रहा था, तब उससे बात करने के बाद मुझे भी ये चीज को रियलाइज हुआ कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी काफी परवाह है, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी इतनी परवाह है तो फिर वो तुम्हें खुश क्यों नहीं देखना चाहते। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत टाइम से यही चीज बताते आ रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन तुमने कभी भी मुझे रीजन नहीं बताया कि आखिर वो चितोसे के अगेंस्ट क्यों हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये सुनने के बाद यहाँ पर इत्सुकी थोड़ा सा मायूस लग रहा होता है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पर अमा ने को वो रीजन बता देता है क्योंकि अमा ने उसका खास दोस्त है और वो कहता है कि डैड हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था जो कि मुझसे पूरे 8 साल बड़ा है। जैसे कि हम लोग एक अमीर परिवार से हैं, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे बड़े भाई के ऊपर आ गई और मेरे डैड चाहते थे कि मेरा भाई काफी परफेक्ट बने और सभी लोगों के साथ काफी अच्छा रहे और ऐसे ही फैमिली का नाम और भी आगे बढ़ाए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मेरे बड़े भाई को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को निभाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा बड़ा भाई ये चाहता था कि वो कहीं और जाकर अपनी जिंदगी को शांति से बिताए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिस वजह से वो भी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। जिस वजह से यहाँ पर मेरे डैड को काफी बड़ी ठेस पहुंची है क्योंकि उनके नजरिए से देखा जाए तो किसी लड़के ने आकर उनके बेटे को उनसे छीन लिया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मेरा बड़ा भाई चाह चुका था, तो परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आने वाली थी। तब वो चाहते थे कि अब उनका अगला वारिस मैं बनूं, जिस वजह से वो मुझे लेकर काफी सख्त हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हर चीज के अंदर काफी परफेक्ट रहूं। और जब बात मेरी डेट की आती थी तो वो हर बार मुझे मना कर देते थे और वो चितोसे को भी काफी सुनाया करते थे क्योंकि उनके नजरिए से देखा जाए तो चितोसे मुझे उनसे चुरा लेगी, जैसे कि उस लड़की ने मेरे बड़े भाई को मेरे फादर से छीन लिया, जिस वजह से मेरे डैड को लगता है कि मैं इसी चक्कर में बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन असली मुसीबत तो ये थी भी नहीं और जैसे कि इतना काफी नहीं था, तो एक दिन यहाँ पर चितोसे को 2-3 लड़कियां बुली कर रही थी क्योंकि वो लड़कियां वहाँ पर मुझे पसंद किया करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर चितोसे को डेट कर रहा था, जिस वजह से वो लड़कियां यहाँ पर चितोसे को सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं और उसे बचाने के चक्कर में यहाँ पर मुझे चोट लग गई थी। और उसी दिन के बाद से मेरे डैड तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चितोसे की वजह से मुझे चोट लग गई थी और अगर मैं उसके साथ रहा तो पता नहीं मेरा क्या ही नुकसान हो जाएगा। हालांकि उस चीज के अंदर चितोसे की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसी दिन के बाद से मेरे डैड मुझसे काफी अगेंस्ट हो गए और अब मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि आखिर इत्सुकी के डैड उसके इतने खिलाफ क्यों थे। लेकिन ये बात यहाँ पर इत्सुकी ने चितोसे को अभी तक नहीं बताई है, तो यहाँ पर अमा ने भी वादा करता है तो वो ये बात यहाँ पर चितोसे को तो क्या माहिरू को भी नहीं बताएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद अमा ने यहाँ पर वापस अपने घर चले जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर माहिरू काफी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो कह रही होती है कि जब मैं कैरियोके के टाइम वॉशरूम गई थी वहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि आखिर तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ तक कि मेड कैफे के अंदर भी कई लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि किस तरीके से तुम उनके टाइप के हो। और सच बताओ तो मुझे वो सारी चीजें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई और लड़कियां तुम्हारे बारे में बात करें। लेकिन अमा ने सुनने के बाद उसे समझाते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, जैसे कि मैंने नहीं दिया। तुम्हें पता तो है ना कि चाहे वो कितनी भी ऐसी बातें कर ले, मैं बस तुम्हारा ही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे किस कर लेता है और फिर यहाँ पर फाइनली माहिरू भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ
साथ रुक सकती हो। और आखिर रमा ने भी यहाँ पर क्यों ही उसे मना करेगा। तो यहाँ पर वो उसे कह देता है कि हाँ तुम यहाँ पर आज रात रुक सकती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और हाइप भी कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।